हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो। और हम अपना जो टॉपिक है 13 वेदरिन, इसको कंप्लीट करते हैं। तो 2 मिनट का टाइम देती हूँ सबको, ताकि सब ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है, सेशन है, उसको शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो बेटे, क्योंकि हमें अपना जो लेक्चर है वो शुरू करना है। और आज हमारा ये लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो वेदरिंग वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैं आपका जो डाउट है, डाउट सेशन भी है साथ साथ। आपका थोड़ा सा पढ़ना है, वो थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम आपका जो डाउट सेशन है वो लेंगे। अगर किसी को भी अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो वो आप मेरे को इसमें लिख सकते हो, ताकि मैं आपकी जो क्लैरिटी है, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करूँ, उसका सॉल्यूशन आपको दूं। ठीक है, तो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए जो स्लाइड है हम ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि शीटिंग क्या होता है, शीटिंग के बारे में बता दिया था। साथ ही साथ आपको कैम्बरिंग के बारे में बता दिया था। आपका जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि खंड विघटन, और दूसरा है आपका कणिक में विखंडन, विघटन। ये दोनों मैंने आपको बताए थे। जो आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है वो दो फैक्टर की वजह से होता है, आपका टेम्परेचर और दूसरा है आपका फ्रोस्ट एक्शन। और आपका जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है वो आपका रेन या बारिश की वजह से भी होता है। फिर है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के बाद है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन भी आपका टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो मिनरल्स है, मिनरल्स भी हेल्प करते हैं। कैसे? देखो, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। ये आपकी रॉक है, ठीक है। इस रॉक में जितना वेरिएशन होगा किसका? मिनरल्स का। ठीक है, अगर मिनरल्स का वेरिएशन अलग है तो वो मिनरल्स आने वाली सनलाइट को अलग अलग तरीके से जो है एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये पूरी रॉक हर जगह, यानी कि इस पूरी रॉक में अलग अलग जगह से अलग अलग जो है एब्जॉर्प्शन शुरू होगी, जिसकी वजह से इस पूरी रॉक में क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंशन यानी कि फैलाव और सिकुड़न अलग अलग तरीके से होगा, जिसकी वजह से आपकी जो रॉक है, रॉक में आपके दाने दाने से आपकी जो रॉक है वो टूटने लगती है, और उसको बोला जाता है आपका कणिक में विघटन या ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको बता दिया था। ये आपका जो शीटिंग होती है, शीटिंग का मतलब होता है क्रैक पड़ जाना। जब प्रेशर हट जाता है, ये आपकी नीचे की कोई लेयर है, ठीक है, ये आपकी नीचे की कोई रोक है और ये ऊपर वाली रोक है। जब इन ऊपर वाली रोक्स का इरोजन हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से इस नीचे वाली रोक से रिमूव हो जाती है, तो इन ऊपर वाली रोक्स का प्रेशर जो है खत्म हो जाता है नीचे वाली रोक से। और जैसे ही इनका प्रेशर इससे खत्म होता है तो क्या होता है,
आपका जैसे ही प्रेशर हटता है इनमें क्रैक पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं, और इन दरार के पड़ने की वजह से ही ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, इसमें फिर बड़े बड़े खंड में ये चट्टान टूटने लगती है। पहले दरार आती है, दरार के बाद छोटे 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 पार्टिकल्स में वो टूटती रहती है, और उसको बोला जाता है आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट? क्योंकि उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सुपर इनकम्बेंट लोड के बारे में बता दिया, कैम्बरिंग बता दिया। कैम्बरिंग भी कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपकी चट्टान में जो जॉइंट्स है आपके मतलब दरार पड़ जाते हैं, किसकी वजह से? चट्टान के फैलने की वजह से। और वो फैलाव किसकी वजह से होता है? जब उससे ऊपर का भार हट जाता है तो उसकी वजह से, प्रेशर हटने की वजह से चट्टान फैल जाती है और फैल के टूट जाती है, उसको बोला जाता है आपका कैम्बरिंग। अब आपका केमिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग यानी कि आपका रासायनिक टूट फूट, क्या है आपका? रासायनिक टूट फूट। अब रासायनिक टूट फूट क्या होती है? देखो, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण चट्टानों के विघटन और टूटने को रासायनिक अपक्षय कहा जाता है, जिसमें चट्टानों के खनिज नष्ट हो जाते हैं। देखो, आपका जो फिजिकल यानी कि आपका भौतिक अपक्षय होता है उसमें चट्टानों का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें चेंज आता है, लेकिन आपका जो केमिकल है, रासायनिक आपका जो रासायनिक आपका अपक्षय है उसमें आपकी जो चट्टान है, चट्टान की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि उसके जो खनिज है उसमें चेंजेस हो जाता है। ठीक है, और ये चेंजेस कैसे होता है? जल वाष्प क्या होते हैं आपके? वाटर वेपर। वाटर वेपर कैसे बनते हैं? जब पानी, आपका पानी पर टेम्परेचर पड़ता है तो उस टेम्परेचर की वजह से आपका पानी गैस में बदल जाता है और उसको बोला जाता है आपका जल वाष्प। कहते हैं आपका जल वाष्प और जल ऐसे माध्यम हैं जो चट्टानों के भीतर कई प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि केमिकल वेदरिंग या केमिकल या रासायनिक अपक्षय करने वाले कौन से एजेंट है, तो वे एजेंट है आपके वाटर वेपर और वाटर वेपर और वाटर आपकी रॉक के भीतर कई प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस है उनको हेल्प करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। जैसे आपका प्योर वाटर है, आपका आसूत जल है। आसूत जल का मतलब है आपका डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि सलाइन वाटर हो सकता है या गंधला पानी, गंदा पानी जो होता है, ये क्या होते हैं? शुद्ध पानी। और डिस्टिल्ड पानी क्या होता है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी कि क्या करते हैं? आपका जो प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर होता है ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब ये आपके एटमॉस्फेयर गैस के साथ रिएक्ट करता है ना, जैसे आपका ऑक्सीजन CO2, तो ये आपका क्या करता है? फिर इसकी वजह से आपका अपक्षय होता है। देखो, अगर आपकी सिंपल पानी की बात करी जाए, ये सिंपल पानी है, प्योर पानी है, और आपका डिस्टिल्ड पानी है, तो ये दोनों ही अगर अकेले होते हैं, इनमें गैस नहीं होती है, तो ये अपक्षय नहीं करते। लेकिन जब इनमें गैस भी मिल जाती है ना, तो ये किसी भी रोग की अपक्षय कर देते हैं, रोग का अपक्षय कर देते हैं, यानी कि रोग की केमिकल प्रॉपर्टी में जो है चेंज कर देते हैं। तो आपको ये जो है याद रखना है। सबको क्लियर है ये केमिकल रासायनिक टूट फूट? इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है विघटन या अपघटन, और विघटन होना रोक का केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसको बोला जाता है केमिकल वेदरिंग। और केमिकल वेदरिंग में जो मिनरल्स हैं रोक के, वो क्या हो जाते हैं? अपक्षय हो जाते हैं। रोक में जो मिनरल है वो क्या हो जाते हैं? वो बह जाते हैं, उनका अपक्षय हो जाता है। और आपके वाटर वेपर और जो वाटर होते हैं वो मेन क्या होते हैं? मेन एजेंट होते हैं आपके केमिकल रिएक्शन करवाने में रोक की।
आपका जो प्योर वाटर होता है और डिस्टिल्ड वाटर होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब ये प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर एटमॉस्फेरिक गैस जैसे आपका ऑक्सीजन, CO2 इनके साथ मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोलवेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट सोलवेंट मतलब कि ये एक इसमें एक पोटेंशियल आ जाता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, आपका अपक्षय कर सकता है। ठीक है, बताओ बेटे यहां तक सबको क्लियर है? ये आपका केमिकल वेदरिंग की शुरुआत है। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपका इस पूरे अर्थ के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। जो आपका क्वेश्चन आया ये है आपकी अर्थ, अर्थ पे ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ये है आपका 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। अब ये आपका 0 से 10 डिग्री के बीच में है ना, जो 0 से 10 डिग्री के बीच वाला एरिया, यहाँ पे आपकी जो है केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। आपका ये क्वेश्चन आता है, केमिकल आपका जो ट्रॉपिकल एरिया है यानी कि आपका इक्वेटोरियल जो एरिया है, विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पे आपकी रासायनिक प्रक्रिया ज्यादा होती है। वहां पे आपकी रासायनिक क्रिया ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहां पे दोनों चीज ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, दूसरा आपका रेनफॉल भी ज्यादा है। जब टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी के साथ साथ गैसेस की अवेलेबिलिटी भी है, और वे गैस जब पानी के साथ रिएक्ट करके किसी रॉक से मिलती है तो वो क्या करती है, उन रॉक को घुला देती है, घोल देती है और केमिकल रिएक्शन करती है। लेकिन वही मैं बात करूं आपके डेजर्ट की, जितने भी आपके वर्ल्ड में डेजर्ट आपने देखे हैं ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे आपका थार डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आपका गिब्सन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, आपका अटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका का मोजावे डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट है, आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टुनले आपका डेजर्ट है। ये सारे डेजर्ट में क्या होती है, आपकी फिजिकल वेदरिंग, वहां पे सिर्फ टेम्परेचर और फ्रोस्ट का रोल होता है, जिसकी वजह से वहां पे आपका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन यानी कि आपका खंड विघटन, आपका कणिक में विखंडन, और साथ ही साथ आपका जब प्रेशर रिलीज हो जाता है उसकी वजह से भी आपके जो है क्रैक पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये पोलर रीजन, जहां पे बर्फ पड़ती है ना, वहां पे ना तो आपका केमिकल इरोजन होता है, ना तो आपका केमिकल वेदरिंग होती है, ना आपकी मैकेनिकल वेदरिंग। क्यों? क्योंकि आपका पोलर एरिया होता है, वहां पे हमेशा बर्फ ढकी रहती है। जहां पे हमेशा बर्फ ढकी रहेगी, लैंड पार्ट यानी कि आपका जब लैंड पार्ट ही नहीं होगा, ऊपर सिर्फ आपका बर्फ का आवरण गिरा होगा, तो आपका इस लैंड का इरोजन कैसे होगा, मिट्टी का इरोजन कैसे होगा? क्योंकि इस मिट्टी को ऊपर से किसने घेर रखा है, आपकी बर्फ ने कवर कर रखा है, तो इसलिए ना तो वहां पे आपका टेम्परेचर रोल प्ले कर पाएगा, ना आपका केमिकल वेदरिंग। लेकिन हाँ, अगर आपका कुछ महीने बर्फ हट जाती है तो वहां पे आपका केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है। केमिकल वेदरिंग ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलने की वजह से पानी मिलेगा, और पानी आपका केमिकल वेदरिंग करेगा गैसेस के साथ मिलके। और आपका जो ये ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर में जो सबसे ज्यादा गैस स्टोर है, वो अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा ग्लेशियर में आपकी जो गैस मिलती है वो मीथेन गैस है। यानी कि आपके जो इतने बड़े के बड़े ग्लेशियर है ना, इनके नीचे आपकी मीथेन गैस के बहुत बड़े स्टोर क्या है, दबे हुए हैं। और ये अगर मीथेन बाहर आ जाए तो आधी से ज्यादा जो हमारा पोल्यूशन है वो फैल जाए, और बहुत ज्यादा हमें क्या होगा, इससे डिसएडवांटेज होगा हमारी पूरी अर्थ को। ठीक है, अब केमिकल वेदरिंग का जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है समाधान। ये तो यहाँ पे तो समाधान लिखा हुआ है, ये आपका लैंग्वेज वैसे आगे, इसका सोल्यूशन का लिख लेना आपका घुलना। यानी कि आपके कई जो रॉक्स होती है ना, उनका ऐसा नेचर होता है कि वो पानी के साथ क्या है, पूरे तरीके से घुल जाती हैं। जैसे है आपका
कौन सी चट्टाने, जो मैंने आपको बताया भी था, आपकी लाइमस्टोन चूना पत्थर वाली चट्टाने। कार्बोनेट रॉक, कार्बोनेट रॉक पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, उनका केमिकल वेदरिंग होती है और केमिकल वेदरिंग के साथ उनका कटाव होना शुरू हो जाता है और वो क्या करती हैं, पूरे तरीके से पानी में घुल जाती हैं। ठीक है, ये कहते हैं सोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप इन केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन का सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका सोल्यूशन। ठीक है, solution refer to the dissolution of soluble particles and minerals from the rock with the help of water in motion, but a thin film of water around a solid particles allowed to also lead to chemical dissolution। अब ये क्या कहते हैं, घोल, घोल से तात्पर्य है चट्टानों से घुलनशील कणों और खनिजों के विघटन से। देखे, गति में पानी की मदद से, लेकिन एक ठोस कण के चारों ओर पानी की एक पतली फिल्म भी रासायनिक विघटन की ओर ले जाती है। अब ये क्या कहते हैं, आपका घोल क्या होता है, घोल होता है जैसे आप पानी में नमक मिलाते हो ना, ऐसे ही होता है सॉल्यूशन। जैसे आपकी कोई रॉक ऐसी होती है जो पानी में पूरे तरीके से उसके पार्टिकल घुल जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका सॉल्यूशन। और चट्टानों का सॉल्यूशन, चट्टानों की प्रकृति, यानी कि चट्टान कैसी, आपकी सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, जितनी ज्यादा आपकी सॉफ्ट रॉक होगी आपकी वो चट्टान उतनी जल्दी से घुल जाएगी, लेकिन हार्ड रॉक पानी के साथ जल्दी से नहीं घुलेगी। ठीक है, दूसरा आपकी जो चट्टान है वो परमिएबल है, यानी कि पारगम्य है, अपारगम्य है, रंध्र है या अरंध्र है। ठीक है, पारगम्य, अपारगम्य, यानी कि पारगम्य का मतलब होता है कि आपकी चट्टान से पानी ज्यादा से ज्यादा पास हो सकता है, परकोलेट हो सकता है, नीचे की तरफ रिस सकता है, लेकिन आपका इम्परमिएबल में पानी नीचे की तरफ नहीं होता, क्योंकि वो रॉक हार्ड होती है और उसके पार्टिकल बिल्कुल मिले होते हैं कि वो पानी को भी नीचे नहीं जाने देती। जबकि आपकी जैसे लाइमस्टोन है, चूना पत्थर की चट्टान है, वो क्या करती है, चूना पत्थर की चट्टान, पानी जहां पे पानी वाला एरिया होगा ना, वहां पे तो चूने पत्थर की चट्टान सॉफ्ट रॉक होगी, जल्दी से घुल जाएगी। लेकिन जहां पे चूना, जैसे आपका डेजर्ट एरिया में कोई लाइमस्टोन की रॉक मिल गई, तो वो क्या करेगी, वहां पे उसका इरोजन नहीं होगा, वहां पे वो एक हार्ड रॉक के रूप में काम करेगी, टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट में आपकी बात दे रखी है, कंटेम्परेरी में बात बोल रखी है आपकी किसकी, लाइमस्टोन के बारे में। ठीक है, तो ये चट्टानों का जो सॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रॉक है, रॉक का नेचर कैसा है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है। दूसरा, चट्टानों या ठोस पदार्थों की घुलनशीलता और विलायक और ठोस पदार्थों की मात्रा के बीच के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी कि किस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन, की रॉक का नेचर कैसा है, आपकी रॉक की सोल्यूबिलिटी कैसी है, और पानी के बीच में जो पानी का वॉल्यूम है, ठीक है, जो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द सॉलिड, यानी कि पानी के वॉल्यूम में और जो सॉलिड है यानी रॉक है उसके बीच में कितना रेशियो है, इस पर भी आपका सॉल्यूशन डिपेंड करता है। अगर आपका पानी ज्यादा होगा तो आपकी रॉक का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इरोजन होगा या वेदरिंग होगी, और अगर वही पानी आपकी बहुत कम क्वांटिटी में है तो आपका जो रॉक है उसका इरोजन कम होगा। ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बेटी समझ में आपको, सबको क्लियर है सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन आपका क्लियर करवा दिया है मैंने। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, यहाँ से आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, ये एग्जांपल दे रखा है कि जो आपका कॉमन साल्ट, यानी कि आपका जो सामान्य लवण है, सामान्य नमक है, वो सर्वाधिक घुलनशील होते हैं। देखो, जैसे ही आप एक ग्लास के पानी में नमक को डालते तो वो एकदम से घुल जाता है, दिखता भी नहीं हमें। अगर हम ग्लास की बेस में देखें, ग्लास के बेस में, तो वो नमक हमें दिखता भी नहीं, इतना ज्यादा आपकी जो रॉक है वो, ये नमक क्या है, घुलनशील होता है। जबकि आपकी जो कार्बोनेट चट्टाने, जैसे आपका चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मैग्नीशियम, मध्यम घुलनशील वाली होती है, यानी कि ये भी घुल जाएंगी पानी में, लेकिन जितनी जल्दी आपका नमक घुलेगा ना उतनी जल्दी ये नहीं घुलती हैं।
जो आपका चूना पत्थर है ना, वो चूना पत्थर सॉल्यूशन प्रक्रिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी कि आपका चूना पत्थर सॉल्यूशन के प्रति ज्यादा क्या होता है, सस्पेक्टेबल होता है, ज्यादा आपका अपक्षय होता है चूना पत्थर का। चूना पत्थर एक सॉफ्ट रॉक है, किसके लिए, आपके केमिकल रिएक्शन के लिए सॉल्यूशन में। ठीक है, जो तापमान पानी में सीओ की मात्रा और समाधान के पीएच पर निर्भर करता है। अब देखो ये जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में घुलने वाली है या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ सॉल्यूशन जो है, पानी जो उसके पीएच पर डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड करता है। और ये जो आपका कंट्रोलिंग फैक्टर, ये डिपेंडेंट फैक्टर आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट का घोल बहुत दिलचस्प परिदृश्यों को जन्म देता है, जिन्हें कास्ट आकृति के रूप में जाना जाता है। अब आपकी जो ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो आपके बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। आपका अंडरग्राउंड, ये आपका अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ के अंदर आपके पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जब आपके लैंड फॉर्म बनते हैं, उनको बोला जाता है आपका कास्ट आकृति या कास्ट टोपोग्राफी। जैसे अंडरग्राउंड आपका जो स्थलाकृति है, उससे देखो एक बनता है आपका स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, और जहां पे ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं स्टैक। आपका ऐसे पुल बन जाता है, आपका पोलजे बनता है, युआला बनता है, डोलोमाइट बनता है, डोलाइन बनता है, डोलोमाइट नहीं डोलाइन बनता है, स्वालो होल बनता है, पोनोर बनता है, आपका नेचुरल ब्रिज बनता है, आपकी केव यानी कि आपकी गुफाएं बनती है। गुफा सबने देखी है ना, वो गुफा किसकी वजह से होती है, वो गुफा बनती है जहां पे आपकी लाइमस्टोन रॉक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको समुद्र में भी, समुद्र वाला जो एरिया वहां पे भी कोई गुफा दिखती है तो वो लाइमस्टोन की रॉक होगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी रॉक, आपके ये जो केव बनती है वो हार्ड और सॉफ्ट रॉक पर डिपेंड करती है। अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो उसका इरोजन जल्दी से होगा। ठीक है, इरोजन कैसे होगा, देखो केव कैसे बनते, एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये आपकी कोई रॉक है, अब इस रॉक के दोनों तरफ से पानी ने काम करना शुरू कर दिया। जब दोनों तरफ से पानी काम करना शुरू करेंगे तो ये रॉक कैसी है आपकी, ये रॉक है आपकी सॉफ्ट रॉक, तो ये ऐसे हो जाएगी। देखो ये केव बन गई। अभी एक साइड से सिर्फ इधर की तरफ से हमें रास्ता दिखा है, उधर की तरफ से अभी नहीं इरोजन हुआ है। लेकिन आगे फिर क्या होगा, अब ये देखो ये एक पुल बन गया। ठीक है, यानी कि अब आर पार दिखने लग गया दोनों तरफ। पहले सिर्फ एक ही साइड से दिख रहा था, दूसरी तरफ हमें अभी भी दीवार दिख रही थी, लेकिन अब दोनों साइड आर पार दिख गया। इसको बोला जाता है, ये तो हो गया आपकी गुफा, ये होगी आपका नेचुरल ब्रिज। ठीक है, यानी कि बस ये ऊपर वाला पार्ट बच गया, नीचे वाले इस पार्ट का क्या हो गया आपका इरोजन हो गया। फिर लास्ट में बिल्कुल एक ऐसे ये डंडा सा बच जाता है, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाता है, बाकी का पानी इरोजन कर देता है, और इसको बोला जाता है आपका स्टैक। ऐसे आपकी लैंड फॉर्म बनते हैं। और ये लैंड फॉर्म के नेम आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा लैंड फॉर्म किस एजेंट के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से बनता है। तो ये देखो, ये आपके नाम दे रखे यहाँ पे सिंक होल, निगल होल, युआला, डोलाइन, पोल्जे, ये सारे बनते हैं आपके लाइमस्टोन और डोलोमाइट, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर में जब अंडरग्राउंड वाटर और रॉक्स की रिएक्शन होती है तब बनता है। ये देखो, ये दिखा रखी मैंने अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। ये आपकी एक रॉक है, आपकी देखो ये हमें ऊपर से रॉक दिख रही है, ये आपकी रॉक के ये नीचे वाला पार्ट आपको दिखा रखा है, ये वाला देखो। आपको ये मैंने बताया था, ये होता है स्टेलेक्टाइट। आपको ये स्टेलेक्टाइट क्या है, चूना ऊपर से लटक लटक के क्या हो गया, इतना जमा हो गया है। और स्टेलेगमाइट क्या है, नीचे से जब ऊपर ये ऐसे आता है और जहां पे ये मिलते हैं उसको बोलते हैं स्टैक। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है आपके अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा। दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर से नीचे जा रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जहां पे ये मिल जाएंगे उसको बोला जाता है आपका स्टैक। ट्रेवेंटोन, टूफा, कार्ल टूफा, ये सब आपके किसके वजह से बनते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। ठीक है,
अब आपका है ऑक्सीडेशन। उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या आज किसी भी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। रुचि, प्रीति, अश्विनी, बेटे क्लियर है आपको यहाँ तक? आप कमेंट में लिखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को एक बार ये तो बताओ कि आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ दिया? सॉल्यूशन पढ़ लिया। सॉल्यूशन के बाद अब हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का, इस ऑक्सीडेशन से यहां से समझो ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से जब रॉक्स का केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये देखो, द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स अ रिएक्शन ऑफ एटमोस्फेयर ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। यानी कि जब आपका एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ ऑक्साइड बनाने के लिए, तो आपका होता है ऑक्सीडेशन। ये देखो, व्हेन water is mixed with oxygen, its reaction with the minerals of the rock form hydroxide। ये कहते हैं कि जब आपका पानी जो है, पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वही आपका ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें आपका ऑक्सीजन और वाटर है और वो रिएक्ट करता है रॉक्स में मिनरल के साथ, तो वो क्या बनाता है? आपका हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ओके बेटे, क्लियर है? तो लिख दिया करो मेरे को। और मैंने आपको क्लास में आने से ना आज पहले ये बोला था कि आपका आज ये छोटा सा टॉपिक है, तो आपको जितने भी डाउट है ना, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है या जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आपका जितना सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे को बता देना, आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब उसके बाद है द ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स ऑफ द रॉक बाय गैसियस ऑक्सीजन बिकम पॉसिबल। ये कहते हैं जो ऑक्सीडेशन है मिनरल्स का ऑक्सीजन के द्वारा तभी पॉसिबल है जब ये ऑक्सीजन पानी के साथ मिलेगी। अगर ये सिंपल है हवा में तो कोई आपका इरोजन या वेदरिंग नहीं होगी, लेकिन जब ये ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करके फिर रॉक के मिनरल के साथ रिएक्ट करती है तो आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द आयरन बियरिंग रॉक्स, यानी कि मोस्ट आपकी जो मोस्टली ऐसी रॉक जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है उनमें क्या होता है? जिनमें आपका आयरन, आयरन कार्बोनेट, ये सारा होता है। ये सारी इन सब से जब रॉक बनी होती है और इन रॉक्स से, यानी कि इस रॉक से जब वो वाला पानी रिएक्ट करता है जिसमें ऑक्सीजन और आपका पानी मिक्स है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन और पानी इस रॉक के कांटेक्ट में आएंगे तो इस रॉक में क्या आपका आयरन, और आयरन क्या कर देंगे? द आयरन ऑक्सीडाइज, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या है? फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इस फेरस ऑक्साइड की वजह से अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये रॉक पे ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन प्लस वाटर की रिएक्शन हुई है? आपको कैसे पता लगेगा? आपको ये जो रॉक है ना, रॉक रेड रेड कलर की रस्टिंग दिखने लग जाएगी उस रॉक पे। जैसे आपके घर में अगर लोहा पड़ा और उस लोहे को हम कुछ समय के लिए बाहर रख देते हैं और आपकी बारिश हो जाती है या हम पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? थोड़ी दिन के बाद उस लोहे में ना जंग लगना, रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस वाटर वाले, ऑक्सीजन प्लस वाटर की रिएक्शन हुई है इस आयरन के साथ, जब ही इस पे क्या होती है? रस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हिंदी में देख लो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ है वायुमंडल की ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से ऑक्साइड बनाना। यानी कि जब पानी को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो चट्टानों के खनिजों के साथ इसकी प्रतिक्रिया से हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, आपकी जो गैसीय ऑक्सीजन होती है, गैसीय ऑक्सीजन चट्टानों के खनिजों का ऑक्सीकरण सिर्फ तब संभव होता है जब ऑक्सीजन पानी में
घुल जाती है। अगर आपका सिर्फ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो आपका ऑक्सीडेशन नहीं करेगी। जब ये ऑक्सीजन आपके वाटर के साथ मिक्स्ड होगी तब आपका ऑक्सीडेशन होगा। अधिकांश आपकी जो लो युक्त चट्टान है, जैसे आपका आयरन है, आपका आयरन सल्फाइड है, लो कार्बोनेट है, इन सब में किसके होते हैं? सब में आयरन होता है। और इस आयरन से जब ये ऑक्सीडेशन वाला पानी करता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन और पानी दोनों होता है, तो आपकी उस रॉक में जंग लग जाते हैं और इसको बोला जाता है आपका ऑक्सीडेशन। आ गया ऑक्सीडेशन सबको समझ में? अब है आपका कार्बोनेशन। अब जैसे ऑक्सीडेशन में आपकी ऑक्सीजन गैस थी, अब कार्बोनेशन में है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेशन की प्रक्रिया की वजह से ही आपके जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर में पानी के साथ CO2 गैस रिएक्ट करके वो अंडरग्राउंड टोपोग्राफी बनाती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई। देखो, कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट आयन विद मिनरल्स। यानी कि जब आपका कार्बोनेशन क्या होता है? कार्बोनेशन का मतलब होता है CO2 प्लस वाटर जब रॉक के मिनरल के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनेशन। और इस कार्बोनेशन को हम सोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि घुलना। ठीक है, जब आपकी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और फिर वो कार्बनिक एसिड बनाती है, जिसके बाद वो किसके साथ रिएक्ट करती है? कार्बोनेट रॉक्स के साथ रिएक्ट करती है, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है, कैल्शियम बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है और उसमें पानी इजीली जो है डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या होता है? जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाती है और फिर वो कार्बनिक एसिड आपका कार्बोनेट रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कार्बोनेट रॉक हो गई, लाइमस्टोन हो गई, कैल्शियम बायोकार्बोनेट। फिर उससे क्या होता है? उससे आपका वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग, जिसको बोलते हैं कार्बोनेशन। ये कहते हैं thus more and more organic carbon dioxide is dissolved in ground water which then become a more active solvent। ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का डिजोल्व यानी कि मिक्सिंग होती है ग्राउंड वाटर के साथ, वो उतना ज्यादा एक एक्टिव सोलवेंट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका वेदरिंग होती है। ठीक है, और ये जो कार्बोनेट रॉक है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बनिक एसिड के साथ, तो ये किस में चेंज होते हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम बायोकार्बोनेट्स में। आ गया बेटे आप सबको समझ में? ये आपका कार्बोनेशन। कार्बोनेशन खनिजों के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयनों की प्रतिक्रिया है। कार्बोनेशन की प्रक्रिया को सोल्यूशन भी बोलते हैं और जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाता है, जो कार्बोनेट चट्टानों जैसे चूना पत्थर के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी से आसानी से घुल जाता है। ये होता, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये रेड रेड सा, ये क्या है आपका? ये ऑक्सीडेशन है। ये ऑक्सीडेशन दिखा रखा है मैंने आपको यहाँ पे। ये रोक लाल लाल दिख रही है ना, ये रोक रोक लाल लाल दिखने का मतलब है ये जो आपके पत्थर से जैसे रोक दिख रही हैं, ये क्या इनमें आपका आयरन है। आयरन के साथ साथ इस रोक का किसके साथ रिएक्शन हो गया? ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट होने की वजह से इनका कलर ऐसा लाल हो गया है। ठीक है, ये आपको देखो कार्बोनेशन रॉक ऐसी होती हैं, जब रॉक में आपका कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ये कार्बोनेशन रॉक होती है। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ तक सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन आप सबको क्लियर है? बताओ बेटे जल्दी से। ये जो आपका सॉल्यूशन 3 मैंने कराए हैं केमिकल रिएक्शन में, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन और आपका ऑक्सीडेशन, क्लियर है आप सब लोगों को? ये देखो, ये आपको कार्बोनेशन दिखा रखा है, ये कार्बोनेटेड रॉक्स हैं।
बहुत इजी है ये अश्विनी। ओके बेटे क्लियर है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है आपका हाइड्रेशन। अब इस हाइड्रेशन में आपने नाम सुना होगा ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल नेम क्या है? H2O। यानी कि हाइड्रोजन में आपका क्या होता है? हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड रॉक्स, यानी कि रॉक्स विच हैव एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि ऐसी रॉक जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वो क्या है, उनका एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यानी कि देखो, ऐसी ऐसी रॉक्स जो क्या होती है, इम्परमिएबल। परमिएबल रॉक्स कौन सी होती है, सॉरी, ऐसी रॉक जो परमिएबल होती है, परमिएबल जो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, उसका एरिया ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, द इंक्रीज वॉल्यूम, ये जो पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो एरिया बढ़ जाता है, वो ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि जितना उसका ओरिजिनल एरिया होता है ना, उससे भी डबल होता है। तो ये जो इंक्रीज होता है ना वॉल्यूम में रॉक्स के, उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो मिनरल का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है। और उसकी वजह से आपका जो रॉक है, रॉक में तनाव आ जाता है। और तनाव आने की वजह से जो आपके मिनरल्स है रॉक के, वे अल्टीमेटली उनका क्या हो जाता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, यानी कि रॉक्स में क्या हो जाते हैं, तनाव पड़ता है। तनाव पड़ने के कारण वे जो मिनरल्स है वो फिजिकली अपने आप ही अलग होना शुरू कर देते हैं। ये होता है आपका हाइड्रेशन। वॉल्यूम चेंज विच में बी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल वेदरिंग, एक्सफोलिएशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका फिजिकल वेदरिंग है ना, यानी कि आपका भौतिक अपक्ष है, उसमें आपका जो एरिया में चेंज होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपका हाइड्रेशन बहुत ही इजी है। हाइड्रेशन में तो कुछ है ही नहीं। हाइड्रेशन में क्या है कि आपकी जो रोक है, ऐसी रोक जो पानी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है, अगर वे रोक पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है तो कभी कभी उनका जो एरिया है अपने एक्चुअल एरिया से डबल हो जाता है। जब उनका एरिया डबल हो जाता है तो उसमें जो मिनरल्स हैं वो भी क्या होता है, उनका वॉल्यूम भी डबल हो जाता है, यानी उनका एरिया भी बढ़ जाता है। अब दोनों का एरिया बढ़ने की वजह से रॉक का भी और मिनरल्स का भी, जो रॉक के अंदर मिनरल्स है उनका भी एरिया बढ़ने से रॉक के अंदर तनाव और कंप्रेशन पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी क्या है, दरार आने लगती है। और जो मिनरल्स है, मिनरल्स आपकी रॉक से अल्टीमेटिकली खुद ही क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसको बोला जाता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन चट्टानों यानी कि चट्टाने जो पानी को अवशोषित करती हैं की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है। कभी कभी बढ़ी हुई मात्रा मूल मात्रा से लगभग दोगुनी हो जाती है। और इस प्रकार खनिजों की मात्रा में वृद्धि के कारण चट्टानों के आयतन में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि रॉक्स के एरिया में भी वृद्धि होती है। रॉक्स के एरिया में वृद्धि होने से आपका जो मिनरल्स है, मिनरल्स के एरिया में भी वृद्धि होती है। और उससे क्या होता है, चट्टानों के खनिजों में तनाव पैदा हो जाता है, तनाव और स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से चट्टानों का क्या होता है, आपका भौतिक अपक्षय होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका ये जो हाइड्रेशन है वो क्या प्रिपेयर करता है, एक मिनरल सरफेस बनाता है फॉर फर्दर अल्ट्रेशन बाय ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन। क्या कहते हैं, जो आपका हाइड्रेशन है वो खनिज सतहों को ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन द्वारा आगे परिवर्तन के लिए तैयार करता है। यानी कि ये आपका हाइड्रेशन क्या करता है, एक बेस तैयार कर देता है रॉक का, और फिर इस पे आपका ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी रॉक में परिवर्तन होते हैं और आयनों के स्थानांतरण को अधिक आसानी से करने में सक्षम बनाता है। यानी कि जो आपके आयंस है उनको क्या कर देता है, आयंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो है जलयोजन की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, जलयोजन की प्रक्रिया फेल्सफार खनिजों को कैलोनाइट मिट्टी में बदल देती है। अब ये कैलोनाइजेशन क्या होता है, जो आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो आयरन मिनरल को कैलियोनाइट में बदल देता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है कैलियोनाइजेशन। अब है आपका हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में? मिनरल के और पानी के, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आयन के साथ और मिनरल के साथ आपका क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाती है। उसकी वजह से जो आपके सिलिकेट मिनरल है वो अफेक्टेड होते हैं और ये रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट होती है जैसे ही आपका पानी मिनरल के साथ कांटेक्ट में आता है। हाइड्रोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में आपका पानी काम करता है, पानी के आयन के साथ आपका जो मिनरल्स है, मिनरल के आयन जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से आपकी जो सिलिकेट के मिनरल्स है वो अफेक्ट होते हैं और आपकी जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली क्या होती है? स्टार्ट होती है जैसे ही मिनरल पानी के कांटेक्ट में आते हैं। आपका सडनली एकदम से हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस खनिज और पानी के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि आपके मिनरल्स और आपका जो पानी है उसके बीच में एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके हाइड्रोजन के आयन या आपके हाइड्रोलिक्स आयन और खनिज के आयनों के बीच में होती है, ठीक है। इससे क्या होता है? आपके जो सिलिकेट खनिज होते हैं ना, उनमें वो उससे प्रभावित होते हैं इस हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। अब एक आता है आपका चीलेशन। चीलेशन भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये याद रखना। चीलेशन में क्या होता है? आपका जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से आपका ऑर्गेनिक प्रोसेस यानी कि आपका जैसे वेजिटेशन हो गई, एनिमल हो गए, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो मेटेलिक के टाइन है वो रिएक्ट करते हैं आपके हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद रखना। ये कहते हैं द वर्ड चीलेट मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटेलिक आयरन इट अटैच टू ऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें एक सेंट्रल मेटेलिक आयन आपके ऑर्गेनिक आयन के साथ रिएक्ट करता है और उसको बोलते हैं चीलेशन। और वी में सेफली से दैट चीलेशन इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग बाय प्लांट्स। सबसे इजी आपकी लैंग्वेज में ये नीचे दे रखा कि आपका जो चीलेशन है, चीलेशन एक सिंपल केमिकल वेदरिंग है, केमिकल अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय जो आपके प्लांट्स के द्वारा होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट मिनरल्स एग्जैक्ट करते एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालते हैं, या हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिएंट है सोयल से वो लेते हैं, जिसकी वजह से विद द रिजल्ट मिनरल लेटाइसिस आर डिसरप्टेड एंड क्रिस्टल लेटाइसिस आर फ्रेगमेंटेड, और उसकी वजह से जो आपके मिनरल वेदरिंग है वो होती है बहुत फास्टर रेट से। तो चीलेशन का आप सिंपल से याद रखोगे, चीलेशन वेदरिंग का एक प्रोसेस है जो प्लांट के द्वारा होता है और आपको इनकी केमिकल नेम याद रखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब आपका एक है स्पीरोइडल वेदरिंग। स्पीरोइडल वेदरिंग क्या है? ये भी एक केमिकल वेदरिंग है, ठीक है। जो आपकी ये जो आधार रोक होती है ना, बेस रोक होती है, उनको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका कंसेंट्रिक लेयर, कंसेंट्रिक यानी कि जैसे प्याज को हम छीलते हैं और प्याज को छीलने के बाद वो प्याज लेयर में मिलता है ना, ऐसी होती है आपकी स्पेरोइडिकल वेदरिंग, जो क्या मिलते हैं जिसमें आपकी फॉर्मेशन होती है केमिकल रिएक्शन के बाद कंसेंट्रिक में मिलती हैं, ठीक है। जब आपका ये स्पेरोलाइट को बाहर के जो फिजिकल इरोजन होता है यानी कि आपका विंड इरोजन कर देती है, तो आपको अंदर कंसेंट्रिक लेयर मिलती है, ठीक है। जैसे आपका अनियन में, अनियन को छीलने के बाद आपको लेयर दिखती है ना, ऐसे आपको स्पीरोइडल वेदरिंग में मिलती है। बस आपको यही याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब आपकी ये जियोमॉर्फिक इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग की? वेदरिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन से फैक्टर है जिस इनमें से कौन सा फैक्टर वेदरिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं बताता, या कौन सा फैक्टर वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो सबसे पहले देखो आपकी वेदरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि वेदरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले वेदरिंग की वजह से ही आपकी ये जो मिट्टी है जिसमें आप एग्रीकल्चर करते हो, यानी कि क्रस्ट के ऊपर ये जो आपकी मिट्टी मिलती है, ये किसकी वजह से मिलती है?
वेदरिंग की वजह से। अगर आपका वेदरिंग और आपका इरोजन प्रोसेस और आपका ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन प्रोसेस नहीं होगा तो आपका ये जो वेदरिंग, आपका ये जो आपको ये लैंड देखने को आज एग्रीकल्चर करने के लिए एक फर्टाइल लैंड मिली है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका फर्टाइल लैंड किसके द्वारा बनाया जाता है? आपके इन्हीं फैक्टर के द्वारा। जैसे क्या होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से फिर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया से आपका ओशनिक एरिया, यहाँ से आपका नदी चली, नदी से पहले इस पहाड़ पे क्या है, अंदर ही अंदर वेदरिंग होती है, और वेदरिंग के कारण इसका जो यहाँ पे चूरा वो टूट फूट पड़ता है, फिर ये नदी इस चूरे को अपने साथ बहा कर लेके आती है, और ये नदी इस चूरे को किसी को यहाँ पे इकट्ठा कर देती है और कुछ आगे ले जाती है और इसको डेल्टा रीजन में और समुद्र के नीचे इकट्ठा कर देती है। तो आपकी जो ये मिट्टी आपको दिखती है वो आपकी इस वेदरिंग प्रोसेस की वजह से ही दिखती है। दूसरा, अगर वेदरिंग नहीं होगी तो आपका इरोजन जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। जब तक आपका वेदरिंग नहीं होगी, वेदरिंग वेदरिंग में क्या होता है, आपकी जो चट्टान अपनी जगह पर ही टूट फूट के गिर जाते हैं। इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपकी मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरी मूवमेंट। इरोजन आपका तोड़ता नहीं है किसी चीज को, इरोजन सिर्फ बहा कर लेके जाता है, उठा कर लेके जाता है। और ये आपका वेदरिंग क्या करता है, आपके सरफेस को लोअर करता है, यानी कि जैसे ये उठे हुए भाग है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, जो इंडोजेनेटिक प्रोसेस है वो आपके अर्थ के ऊपर अनइवन टेरेन बनाते हैं, जबकि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस बाहर वाले फोर्स इस उठे हुए भाग को नीचा करते हैं, इनकी लेवलिंग करते हैं, इनको लोअर करते हैं, नीचा करते हैं। और इन वेदरिंग की वजह से ही आपके लैंडफॉर्म बनते हैं और लैंडफॉर्म में चेंज होता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है। आपको जो आज अपनी अर्थ पे ये पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर आपका प्लेन एरिया, कहीं पे आपका प्लेटू एरिया, कहीं पे आपका कोस्टल एरिया है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ये वेदरिंग प्रोसेस की वजह से देखने को मिल रहा है। अगर आपका वेदरिंग नहीं होगा तो आपके ये सारे फैक्टर्स, ये सारी जो चीजें ये नहीं होंगी। वेदरिंग के बिना, वेदरिंग के बिना ना तो आप ये आपका जो फर्टाइल लैंड है प्लेन एरिया में ये मिलेगा देखने को, ना आपको डेल्टा रीजन देखने को मिलेगा, ना आपको जो कोस्टल एरिया वो देखने को मिलेगा। तो देख लो आपका वेदरिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेदरिंग को बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदरिंग को चलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स। अगर आपके बहिर्वेदी फोर्स यानी कि आपका विंड, वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर ये काम नहीं करेंगे तो आपका वेदरिंग हो ही नहीं सकती। वेदरिंग को करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, फ्रोस्ट एक्शन नहीं होगा तो आपका कैसे वेदरिंग होगी? वेदरिंग के बाद इरोजन कैसे होगा? और मैंने कल ही बताया था जो आपका वेदरिंग है, वेदरिंग आपका एक कैसा प्रोसेस है, वेदरिंग आपका एक, वेदरिंग है आपका एक स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक की मतलब वेदरिंग स्थिर, स्थिर प्रोसेस, वेदरिंग अपनी जगह पर ही होता है। जबकि इरोजन क्या होता है, एक्स सेतु अपनी जगह से दूसरी जगह पे होता है, उसमें मूवमेंट होती है, वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होती है। डिफरेंस याद रख लेना। आपको पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट देके कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वेदरिंग की है और कौन सी नहीं। ठीक है, ये देख लो, अपक्षय का भू आकृतिक महत्व हिंदी में चट्टान कचरे का उत्पादन अपक्षय अपर्दन प्रक्रिया में सहायता करता है। सतह का कम होना, भू आकृतियों का विकास और उनमें संशोधन किसकी वजह से होता है? अपक्षय की वजह से। अब आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो। आपका आज का जो टॉपिक है वेदरिंग ये कंप्लीट हो गया है। बताओ बेटे, कोई भी डाउट आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो? और पीडीएफ देखो मैंने कल अपलोड कर दिए थे आप लोगों को। बताओ जल्दी से कमेंट करो कि आपको समझ में आ गया या नहीं। अगर ये समझ में आ गया है तो कोई और डाउट है आपको एग्जाम से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हो।
जल्दी बताओ बेटे, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अभी तक सारे टॉपिक क्लियर है आपको? यशवंत, रुचि, प्रीति, अश्विनी, बेटे यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया है, आपका कंप्लीट हो गया है वेदरिंग वाला टॉपिक। अब आपका यशवंत, जो आपका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अपलोड होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, आपके जो पुराने सेशन हैं वो अपलोड हो गए हैं, आपने देख लिए, चेक किए हैं, वे सेशन अपलोड हुए हैं आपके। थोड़ा सा टाइम लगता है बेटे अपलोड होने में, क्योंकि आपके इतने सेकंड पेपर के इतने सारे जो हैं आपके बैचेस हैं, फिर उस हर बैच में वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है, एडिटिंग करने में। कोई बात नहीं बेटे, आपको है ना कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मोबाइल बंद हो गया था, ये तो आपका जो टेक्निकल इशू है वो हो गया आपके साथ। अब इसमें आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो क्लास लेने के लिए बैठे थे ना, आपके साथ तो ये एकदम से आपका ये प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं, आप ये जो क्लास है वो कल देख लेना, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास आपका ड्रेनेज बेसिन, आपका ड्रेनेज पैटर्न, इन पे होगी। ठीक है, मोबाइल खराब है तो बेटे उसको थोड़ा सा चेंज करो, कल 6 बजे से आप उसको दिखा दो। ठीक है, फिर आपकी नहीं तो बहुत सारी जो क्लास है ना वो मिस हो जाएगी। अभी देखो, अभी आपका अगर कल 6 बजे से ये खराब हुआ है ना, तो इसका मतलब है आपके फोन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको छोटा सा क्या दिया गया है, छोटा सा आपको हिंट दिया गया है कि बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले इसको ठीक करवा लो, नहीं तो बिल्कुल बंद हो सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे हिंट समझा करो कि ये क्यों खराब हुआ है, यानी कि उसमें कोई टेक्निकल इशू है जो आपको कई दिन तक दुखी कर सकता है अगर उसको ठीक नहीं करवाते हो तो। और किसी को कोई भी इश्यू बेटे, आपने कल, मैंने कल आपको जो आपके कंटेंट है वो अपलोड कर दिया था, देख लिया था आप सबने? आज वाला जो कंटेंट है ये भी अपलोड कर दूंगी मैं रात तक। ठीक है, तो यशवंत, आपकी जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपकी सारी हो गई हैं? आपने यशवंत और साथ ही साथ अश्विनी है, प्रीति है, रुचि तो काफी दिन से क्लास में है, प्रीति, अश्विनी, यशवंत, आपने जो आपके पुराने रिकॉर्डेड सेशन है वो कंप्लीट कर लिए बेटे? वो आपने देख लिए हैं? थोड़े बाकी हैं, कोई बात नहीं यशवंत, अश्विनी ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। यशवंत आप भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जी, आप अगर डेटरमिन हो कि हाँ हमें जेआरएफ चाहिए, तो उसके लिए आप क्लियर करोगे, आप देखोगे, आपके खुद के मन में होगा कि मैंने, आप खुद डिसाइड करोगे कि आज मैंने इतना काम करना है, अगर मेरी पुरानी वीडियो रह गई है तो आज मेरे को इतना कंप्लीट करना है, क्लास भी लेनी है। ठीक है, लिख लेते मैम, मतलब अश्विनी आपने लिखे नहीं है या लिख लिए हैं? नोट्स बना लिए आपने? मैंने आपको पेपर क्लियर करने के सिर्फ 3, आपको जो 3 ट्रिक बताई है वो सबसे पहली है, क्लास अटेंड करो,
क्लास अटेंड करने के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के साथ साथ उसकी रिवीजन करो, और थर्ड है PYQ लगाओ। ऐसे करोगे तो आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हो। अगर आप PDF से ही नोट्स बना लेते हो ना, और जो मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में पढ़ाती हूँ, उससे भी नोट्स बना लेते हो, तो बहुत सारे आपको जो वर्ड्स है ना वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी क्लैरिटी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं आपको क्लास देती हूँ, वो वीडियो रिकॉर्डेड हो जाती है, तो उस वीडियो को एक फोन में ऑन करके दूसरे में PDF खोल लिया करो, अगर आपको नहीं दिखता है। वैसे तो PDF भी दिख जाएगा आपको, जो मैंने PPT खोल रखी है उस PPT से भी आपको सारे वर्ड दिखते हैं, तो वहीं से शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो। ठीक है, और जैसे रुचि है, रुचि को शॉर्ट बनाने में, नोट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप में से कोई भी जो है नोट्स जो है शेयर कर देना रुचि को, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि नोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के साथ साथ। तो अब किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है तो हम कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने जो और डाउट्स है वो निकाल सकते हो, ताकि मैं कल आपकी जो क्लास है 6 बजे होगी, उस क्लास में आपके डाउट लूंगी। और बाकी जो मैंने आपको सारा चीज बताई दी है, और आपके जो नोट्स है वो भी मैं आपको 11:30 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, जैसे मैंने कल कर दिए थे। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।